लोहे के कारखाने कीस्टोन वर्क्स हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है क्योंकि यह बाकी सभी कारखानों का जनक था। लेकिन इसके अस्तित्व में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि ढलवान लोहे के मुकाबले गढ़ा हुआ लोहा ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। इसीलिए एक जैसी क्वालिटी पक्का करने के लिए और कुछ ऐसे आकार बनाने के लिए जो उस समय नहीं मिलते थे, हमने लोहे के निर्माण में उतरने का फैसला किया। मैं और मेरा भाई थॉमस एन मिलर, हेनरी फिप्स और एंड्रयू क्लोमन के साथ एक छोटी लोहे की मिल में शामिल हो गए। मिलर सबसे पहले क्लोमन के साथ शामिल हुए और वह फिप्स को भी लाए। उन्हें नवंबर 1861 में एक छठा हिस्सा खरीदने के लिए $800 उधार दिए। मुझे यह ज़रूर बताना चाहिए कि श्री मिलर हमारे लोहे के निर्माण प्रोजेक्ट के पायनियर थे। हम सभी टॉम के आभारी थे, जो अभी भी जीवित हैं। 20 जुलाई 1911 और हम पर अपने बहुत प्यारे स्वभाव की मिठास और रोशनी बिखेरते हैं। एक दोस्त जो सालों के साथ और भी कीमती होता जाता है। वह उम्र के साथ नरम हो गए हैं और यहाँ तक कि सच्चे धर्म के विरोधी धर्मशास्त्र के खिलाफ उनके गुस्से के विस्फोट भी उनकी इस अच्छी बुढ़ापे में बहुत कम डरावने लगते हैं। हम सभी उम्र के साथ दार्शनिक हो जाते हैं और शायद ये अच्छा है। इसे दोबारा पढ़ते हुए 19 जुलाई 1912 ऑल्टनगर में ऊंची पहाड़ियों पर हमारे ठिकाने में मैं अपने जिगरी दोस्त प्यारे टॉम मिलर के लिए एक आंसू बहाता हूँ जो पिछली सर्दियों में पिट्सबर्ग में मर गए। श्रीमती कार्नेगी और मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अब से जिंदगी में कुछ कमी है, बहुत कुछ कमी है। शुरुआती सालों में मेरा पहला पार्टनर, बुढ़ापे में मेरा सबसे प्यारा दोस्त। काश मैं भी वहीं जाऊं जहां वह है, चाहे वह कहीं भी हो। एंड्रयू क्लोमन के पास एलेगेनी सिटी में एक छोटा स्टील हथौड़ा था। पेंसिल्वेनिया रेल रोड के सुपरिटेंडेंट के तौर पर मैंने पाया था कि वह सबसे अच्छे एक्सल बनाते थे। वह एक महान मैकेनिक थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिट्सबर्ग में उस समय जो अज्ञात था वह खोजा था कि जो कुछ भी मशीनरी से करने लायक था वह अच्छी तरह से करने लायक था। उनके जर्मन दिमाग ने उन्हें हर काम में माहिर बनाया। उन्होंने जो कुछ बनाया उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आया, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद वह साल भर अपना काम करता रहा। उन शुरुआती दिनों में एक्सेल के बारे में आमतौर पर यह सवाल होता था कि वे तय समय तक चलेंगे या टूट जाएंगे। मटेरियल का कोई एनालिसिस नहीं था, उसका कोई साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं था। इस जर्मन ने कितना कुछ बनाया। वह पहले आदमी थे जिन्होंने कोल्ड सॉ पेश किया जो ठंडे लोहे को सही लंबाई में काटता था। उन्होंने ब्रिज लिंक बनाने के लिए अपसेटिंग मशीनें बनाई और अमेरिका में पहली यूनिवर्सल मिल भी बनाई। ये सभी हमारे कारखाने में लगाए गए थे। जब कैप्टन ईड्स को सेंट लुइस ब्रिज के मेहराबों के लिए कपलिंग नहीं मिल रही थी, ठेकेदार उन्हें बनाने में फेल हो गए थे और काम रुका हुआ था। तो क्लोमन ने हमें बताया कि वह उन्हें बना सकते हैं और दूसरे क्यों फेल हो गए थे। वह उन्हें बनाने में सफल रहे। उस तारीख तक वे सबसे बड़े सेमी सर्कल थे जिन्हें कभी रोल किया गया था। मिस्टर क्लोमन पर हमारे भरोसे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने कहा कि वह उन्हें बना सकते हैं, तो हमने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं पहले ही अपने परिवार और फिप्स परिवार के बीच घनिष्ठता के बारे में बात कर चुका हूँ। शुरुआती दिनों में मेरा मुख्य साथी बड़ा भाई जॉन था। हेनरी मुझसे कई साल छोटा था, लेकिन एक होशियार, चालाक लड़के के तौर पर मेरा ध्यान खींचने में कामयाब रहा था। एक दिन उसने अपने भाई जॉन से एक चौथाई डॉलर उधार मांगा। जॉन ने देखा कि उसे इसका कोई ज़रूरी इस्तेमाल है और उसने बिना कुछ पूछे उसे चमकता हुआ चौथाई डॉलर दे दिया। अगली सुबह पिट्सबर्ग डिस्पैच में एक विज्ञापन छपा। एक मेहनती लड़का काम चाहता है। यह था उस मेहनती और इच्छुक हैरी ने अपने चौथाई डॉलर का इस्तेमाल। शायद ये पहला चौथाई डॉलर था जो उसने अपनी ज़िंदगी में एक बार में खर्च किया था। डिलवर्थ और बिडवेल की जानी मानी फर्म से जवाब आया। उन्होंने इच्छुक लड़के को बुलाया। हैरी गया और उसे एक संदेशवाहक लड़के की नौकरी मिल गई। और जैसा कि तब रिवाज था, हर सुबह उसका पहला काम ऑफिस में झाड़ू लगाना होता था। वह अपने माता पिता के पास गया और उनकी सहमति ली, और इस तरह उस युवा लड़के ने खुद को बिजनेस के समुद्र में उतार दिया। उस जैसे लड़के को रोकना मुश्किल था। यह पुरानी कहानी थी। वह जल्द ही अपने मालिकों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। उनके बिजनेस की एक सहायक ब्रांच में उसे छोटा सा हिस्सा मिला। और फिर हमेशा
चौकन्ना रहने के कारण कुछ ही सालों में उसने मिस्टर मिलर का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिन्होंने एंड्रयू क्लोमन के साथ उसके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया। आखिरकार इसका नतीजा 29th स्ट्रीट में आयरन मिल बनने के रूप में निकला। वह मेरे भाई टॉम का स्कूल का दोस्त और बहुत पक्का यार था। बचपन में वे साथ खेलते थे और पूरी जिंदगी 1886 में मेरे भाई की मौत तक इन दोनों ने जैसे एक पार्टनरशिप के अंदर एक और पार्टनरशिप बनाई। वे हमेशा उन अलग अलग फर्मों में बराबर के हिस्सेदार थे जिनसे वे जुड़े हुए थे। जो एक करता था वही दूसरा करता था। वह छोटा लड़का अब यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे अमीर आदमियों में से एक है और उसने यह साबित करना शुरू कर दिया है कि उसे पता है कि अपने फालतू पैसे कैसे खर्च करने हैं। सालों पहले उसने एलेगेनी और पिट्सबर्ग के पब्लिक पार्कों को खूबसूरत कंजर्वेटरी दी कि उसने यह शर्त रखी कि ये रविवार को खुले रहने चाहिए। यह दिखाता है कि वह अपने समय का आदमी है। इस गिफ्ट की इस शर्त ने बहुत हलचल मचा दी थी। मंत्रियों ने मंच से उसकी निंदा की और चर्च की सभाओं ने भगवान के दिन के अपमान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। लेकिन लोग बड़ी संख्या में इस संकीर्ण सोच वाली बात के खिलाफ उठ खड़े हुए और शहर की परिषद ने तालियों के साथ उपहार स्वीकार कर लिया। मेरे पार्टनर की समझदारी भरी बात तब अच्छी तरह से व्यक्त हुई जब उन्होंने मंत्रियों के विरोध के जवाब में कहा, यह सब आपके लिए बहुत अच्छा है सज्जनों, जो सप्ताह में एक दिन काम करते हैं और बाकी 6 दिन अपने समय के मालिक होते हैं, जिस दौरान आप प्रकृति की सुंदरता देख सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है कि आप मेहनतकश लोगों को उस एकमात्र दिन मनोरंजन और शिक्षा से वंचित करने की कोशिश करें, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह उनके पास उपलब्ध है। ये वही मंत्री हाल ही में पिट्सबर्ग में अपने सम्मेलन में चर्चों में वाद्य संगीत के विषय पर झगड़ रहे थे। लेकिन जब वे इस बात पर बहस कर रहे हैं कि चर्चों में ऑर्गन रखना सही है या नहीं, तो समझदार लोग सप्त के दिन संग्रहालय, कंजर्वेटरी और पुस्तकालय खोल रहे हैं। और जब तक मंच इस जीवन में लोगों की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करना नहीं सीखता, जहाँ अकेले मनुष्यों के कर्तव्य हैं, जैसा कि वह भी कर रहा है, उससे कहीं बेहतर लोकप्रिय समर्थन के लिए ये प्रतिद्वंद्वी दावेदार जल्द ही अपने चर्चों को खाली कर सकते हैं। दुर्भाग्य से क्लोमन और फिप्स जल्द ही मिलर से व्यापार के बारे में असहमत हो गए और उसे बाहर निकाल दिया। यह विश्वास होने पर कि मिलर के साथ अनुचित व्यवहार किया गया था, मैं उसके साथ नए कारखाने बनाने में शामिल हो गया। ये 1864 के साइक्लोप्स मिल्स थे। उनके चालू होने के बाद पुराने और नए कारखानों को एकजुट करना संभव हो गया और इसलिए उचित भी। और 1867 में उनके विलय से यूनियन आयरन मिल्स का गठन हुआ। मुझे विश्वास नहीं था कि श्री मिलर की अपने पूर्व भागीदारों फिप्स और क्लोमन के साथ फिर से जुड़ने की अनिच्छा को दूर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे यूनियन वर्क्स को नियंत्रित नहीं करेंगे। श्री मिलर, मेरे भाई और मैं नियंत्रक हिस्सेदारी रखेंगे। लेकिन मिस्टर मिलर अड़े रहे और उन्होंने मुझसे अपना हिस्सा खरीदने की भीख मांगी, जो मैंने आखिरकार अनिच्छा से खरीद लिया जब उन्हें पुरानी बातों को भूल जाने के लिए मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। वह आयरिश थे और जब आयरिश खून उबलता है तो वह बेकाबू हो जाता है। मिस्टर मिलर को तब से मुझसे मेरे गंभीर अनुरोध को ठुकराने का पछतावा हुआ, जिससे हम सभी के पायनियर को वह मिल पाता जो सिर्फ उनका सही हक था, खुद के लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए करोड़पति बनना। हम उस समय मैन्युफैक्चरिंग में नए थे और साइक्लोप्स मिल्स के लिए हमने वह ज़मीन हासिल की जिसे उस समय बहुत बड़ी ज़मीन माना जाता था, 7 एकड़। कुछ सालों तक हमने ज़मीन का एक हिस्सा दूसरों को लीज पर देने की पेशकश की। जल्द ही यह सवाल उठने लगा कि क्या हम इतनी छोटी जगह में लोहे का मैन्युफैक्चरिंग जारी रख पाएंगे। मिस्टर क्लोमन लोहे के बीम बनाने में सफल रहे और कई सालों तक हमारी मिल इस मामले में किसी भी दूसरी मिल से बहुत आगे थी। हमने नई मिल में ज़रूरत के हिसाब से सभी तरह के आकार बनाना शुरू किया और ख़ासकर ऐसे आकार जिन्हें कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती थी। अपने बढ़ते हुए देश में ऐसी चीज़ों की बढ़ती मांग पर निर्भर रहते हुए जिनकी शुरुआत में बहुत कम ज़रूरत होती थी, जो दूसरे नहीं कर सकते थे या नहीं करते थे, हम उससे करने की कोशिश करते थे और ये हमारे बिजनेस का एक नियम था जिसका सख्ती
से पालन किया जाता था। साथ ही हम बेहतरीन क्वालिटी के अलावा कुछ भी नहीं बनाते थे। हम हमेशा अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते थे, भले ही इसमें हमारा कुछ खर्च होता हो, और झगड़े के मामलों में हम दूसरे पक्ष को शक का फ़ायदा देते थे और मामला सुलझा लेते थे। ये हमारे नियम थे, हमारे कोई मुकदमे नहीं थे। जैसे-जैसे मुझे लोहे के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता चला, मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि अलग-अलग प्रोसेस की लागत का पता नहीं था। पिट्सबर्ग के बड़े मैन्युफैक्चरर्स से पूछताछ करने पर यह साबित हुआ, ये एक मोटा-मोटा बिज़नेस था। और जब तक साल के आखिर में स्टॉक नहीं लिया जाता और खाते बैलेंस नहीं किए जाते, मैन्युफैक्चरर्स को नतीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता था। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना था जो सोचते थे कि साल के आखिर में उनके बिजनेस में नुकसान होगा और उन्हें फायदा हुआ, और इसका उल्टा भी। मुझे ऐसा लगा जैसे हम अंधेरे में सुरंग खोद रहे हों, और ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने अपने पूरे कारखाने में वजन और हिसाब किताब की ऐसी प्रणाली शुरू करने पर जोर दिया जिससे हमें पता चल सके कि हर प्रक्रिया के लिए हमारी लागत कितनी थी, और खासकर हर आदमी क्या कर रहा था, किसने मटेरियल बचाया, किसने बर्बाद किया और किसने सबसे अच्छे नतीजे दिए। यह हासिल करना जितना सोचा जा सकता था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। मिलों में हर मैनेजर स्वाभाविक रूप से नई प्रणाली के खिलाफ था। एक सटीक प्रणाली मिलने में कई साल लग गए, लेकिन आखिरकार कई क्लर्कों की मदद से और मिल में अलग-अलग जगहों पर वजन करने वाली मशीनों को लगाने से हमें न केवल यह पता चलने लगा कि हर विभाग क्या कर रहा है, बल्कि भट्टियों में काम करने वाले कई लोगों में से हर एक क्या कर रहा था, और इस तरह एक की तुलना दूसरे से करने लगे। मैन्युफैक्चरिंग में सफलता के मुख्य स्रोतों में से एक है हिसाब किताब की एक सही प्रणाली को शुरू करना और सख्ती से बनाए रखना, ताकि पैसे या मटेरियल की जिम्मेदारी हर आदमी पर डाली जा सके। मालिक जो ऑफिस में एक क्लर्क पर $5 का भी भरोसा नहीं करते थे, बिना उस पर नजर रखे वे मिलों में लोगों को रोजाना टन मटेरियल दे रहे थे, बिना यह हिसाब लिए कि हर कोई तैयार माल के रूप में कितना लौटा रहा है। सीमेंस गैस फर्नेस का इस्तेमाल ग्रेट ब्रिटेन में स्टील और लोहे को गर्म करने के लिए कुछ हद तक किया गया था, लेकिन इसे बहुत महंगा माना जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिट्सबर्ग के निर्माताओं में पुराने लोगों ने इन नई नई भट्टियों पर हमारे द्वारा किए जा रहे फालतू खर्च के बारे में क्या आलोचनाएं की थी। लेकिन बड़ी मात्रा में मटेरियल को गर्म करने में कभी कभी नई भट्टियों का इस्तेमाल करके लगभग आधा नुकसान बचाया जा सकता था। खर्च सही ठहराया जाता, भले ही वह दोगुना हो गया होता। फिर भी इस नई शुरुआत में हमारा अनुसरण करने में कई साल लग गए, और उन कुछ सालों में मुनाफे का मार्जिन इतना कम था कि इसका ज़्यादातर हिस्सा बेहतर भट्टियों को अपनाने से हुई बचत से पूरा किया गया था। हमारी हिसाब किताब की सख्त प्रणाली ने हमें लोहे की बड़ी मात्रा को गर्म करने में होने वाले बड़े नुकसान का पता लगाने में मदद की। इस सुधार ने हमें एक क्लर्क विलियम बोनट्रेगर, जो मिस्टर क्लोमन के दूर के रिश्तेदार थे और जर्मनी से आए थे, के रूप में एक मूल्यवान आदमी दिखाया। एक दिन उसने हमें एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिखाकर हैरान कर दिया, जिसमें एक खास समय के नतीजे दिखाए गए थे जो अविश्वसनीय लग रहे थे। इस स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए ज़रूरी सारा काम उसने रात में बिना पूछे और हमारी जानकारी के बिना किया था। जो तरीका अपनाया गया था वह बिल्कुल अनोखा था। कहने की ज़रूरत नहीं, विलियम जल्द ही काम का सुपरिटेंडेंट बन गया और बाद में पार्टनर, और वह गरीब जर्मन लड़का करोड़पति बनकर मरा। वह अपनी दौलत का हकदार था। यह 1862 की बात है, जब पेंसिल्वेनिया के बड़े तेल के कुओं ने ध्यान खींचा। मेरे दोस्त मिस्टर विलियम कोलमैन, जिनकी बेटी बाद में मेरी भाभी बनी, इस खोज में बहुत दिलचस्पी रखते थे, और उन्होंने जिद की कि मैं उनके साथ तेल के इलाकों की यात्रा पर जाऊं। ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा थी। तेल के खेतों में लोगों की भीड़ लग गई थी, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सभी के लिए रहने की जगह मिलना मुश्किल था। हालांकि जो लोग वहां आए थे उनके लिए यह कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। कुछ ही घंटों में एक झोपड़ी बना ली जाती थी, और यह हैरानी की बात थी कि वे कितने कम समय में अपने आसपास जिंदगी की कई सुविधाओं का इंतजाम कर लेते थे।
वे औसत से ऊपर के लोग थे। ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी पैसे बचाए थे और किस्मत की तलाश में कुछ जोखिम उठाने में सक्षम थे। जिस बात ने मुझे हैरान किया, वह था हर जगह फैला अच्छा माहौल। यह एक बहुत बड़ी पिकनिक थी जिसमें मज़ेदार घटनाएँ हो रही थीं। हर कोई बहुत खुश था। माना जा रहा था कि दौलत पहुँच के अंदर है। सब कुछ अच्छा चल रहा था डेरिक के ऊपर। झंडे फहरा रहे थे जिन पर अजीब नारे लिखे थे। मुझे याद है कि मैं नदी की तरफ देख रहा था और 2 आदमियों को अपने पैडल चलाते हुए नदी के किनारे तेल के लिए खुदाई करते देखा और उनके झंडे पर लिखा था नर्क या चीन। वे नीचे जा रहे थे, चाहे कितनी भी गहराई तक जाना पड़े। अमेरिकी लोगों की अनुकूलन क्षमता इस इलाके में सबसे अच्छे से दिखाई दी। जल्द ही अराजकता से व्यवस्था बन गई। जब हम कुछ समय बाद उस जगह गए तो हमारा स्वागत एक ब्रास बैंड ने किया जिसके बजाने वाले नदी के किनारे रहने वाले नए लोग थे। ये शर्त लगाना सुरक्षित होगा कि 1000 अमेरिकी किसी नई जमीन पर जाकर खुद को संगठित कर लेंगे, स्कूल, चर्च, अखबार और ब्रास बैंड बना लेंगे। संक्षेप में, वे खुद को सभ्यता के सभी साधनों से लैस कर लेंगे और अपना देश विकसित करने में आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले कि उतने ही ब्रिटिश यह पता लगा पाते कि उनमें से वंशानुगत पद में सबसे ऊंचा कौन है और अपने दादाजी के कारण नेतृत्व का सबसे अच्छा दावा किसका है। अमेरिकियों के बीच केवल एक ही नियम है, औजार उसी को मिलेंगे जो उनका इस्तेमाल कर सकता है। आज ऑर्नेल क्रीक कई हजार निवासियों का एक शहर है, जैसा कि क्रीक के दूसरे छोर पर टाइटसविले भी है। ये जिला जिसने हर मौसम में कुछ बैरल टेल देना शुरू किया था जिसे सेनेका भारतीयों द्वारा क्रीक की सतह से कंबल से इकट्ठा किया जाता था। अब इसमें कई शहर और रिफाइनरियां हैं, लाखों डॉलर की पूंजी के साथ। उन शुरुआती दिनों में सभी इंतजाम बहुत ही कच्चे थे। जब तेल मिलता था तो उसे सपाट पेंदे वाली नावों में डाला जाता था जो बुरी तरह लीक करती थीं। नावों में पानी भर जाता था और तेल नदी में बह जाता था। खाड़ी को कई जगहों पर बांधा गया था और एक तय दिन और समय पर बांध खोले जाते थे और बाढ़ के साथ तेल वाली नावें एलेघेनी नदी तक तैरती हुई जाती थीं और वहां से पिट्सबर्ग तक। इस तरह न केवल खाड़ी बल्कि एलेघेनी नदी भी सचमुच तेल से ढक गई थी। पिट्सबर्ग तक ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले नुकसान का अनुमान कुल मात्रा का 1/3 लगाया गया था और तेल वाली नावें शुरू होने से पहले यह कहना सुरक्षित है कि एक और तिहाई लीकेज से बर्बाद हो गया था। शुरुआती दिनों में भारतीयों द्वारा इकट्ठा किया गया तेल पिट्सबर्ग में बोतलों में भरकर दवा के रूप में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। एक छोटी शीशी के लिए $1। इसे गठिया की बीमारी के पक्के इलाज के रूप में जाना जाता था। जैसे जैसे यह बहुतायत में और सस्ता होता गया, इसके गुण खत्म हो गए। हम इंसान कितने मूर्ख हैं। सबसे मशहूर कुएं स्टोरे फार्म पर थे। इन पर हमें $40,000 में खरीदने का ऑप्शन मिला। हमने उन्हें खरीद लिया। मिस्टर कोलमैन, जो हमेशा सुझाव देने के लिए तैयार रहते थे, ने एक ऐसा तालाब खोदकर तेल की झील बनाने का प्रस्ताव दिया जो 1 लाख बैरल तेल रख सके। बर्बादी को हर दिन तेल की धाराओं को उसमें डालकर पूरा किया जाएगा और इसे उस दिन के लिए रखना था जब, जैसा कि हम तब उम्मीद कर रहे थे, तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। इस पर तुरंत काम किया गया, लेकिन अपेक्षित दिन, जो अभी तक नहीं आया है, का इंतजार करते हुए कई हजार बैरल तेल खोने के बाद हमने रिजर्व को छोड़ दिया। कोलमैन ने भविष्यवाणी की थी कि जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो तेल $10 प्रति बैरल मिलेगा और इसलिए हमारे पास झील में $10 लाख का तेल होगा। हमने तब प्रकृति के भंडार के बारे में नहीं सोचा था, जो अभी भी बिना किसी कमी के हर दिन कई हजार बैरल तेल दे रहा है। यह $40,000 का निवेश हमारे लिए अब तक का सबसे अच्छा साबित हुआ। इससे होने वाली कमाई सबसे सही समय पर आई। 22 पिट्सबर्ग में नई मिल की बिल्डिंग बनाने के लिए न सिर्फ हमें जितना भी कैपिटल हम इकट्ठा कर सकते थे उसकी ज़रूरत थी,
बल्कि हमारे क्रेडिट का इस्तेमाल भी करना पड़ा, जो मुझे पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि जवान लोगों के लिए काफ़ी अच्छा था। इस तेल के वेंचर में दिलचस्पी होने के बाद मैंने उस ज़िले में कई बार यात्राएँ की और 1864 में ओहियो के एक तेल क्षेत्र में भी गया, जहाँ एक बड़ा कुआँ मिला था जिससे एक ख़ास क्वालिटी का तेल निकलता था, जो लुब्रिकेटिंग के कामों के लिए बहुत अच्छा था। मिस्टर कोलमैन और मिस्टर डेविड रिची के साथ मेरी वहाँ की यात्रा मेरे जीवन के सबसे अजीब अनुभवों में से एक थी। हम पिट्सबर्ग से कुछ 100 मील दूर रेलवे लाइन से उतरे और एक कम आबादी वाले इलाके से होते हुए डक क्रीक के पानी तक पहुंचे ताकि उस बड़े कुएं को देख सकें। हमने वहां से निकलने से पहले उसे खरीद लिया। हमारी वापसी पर ही रोमांच शुरू हुआ। हमारी यात्रा के दौरान मौसम अच्छा था और सड़कें भी चलने लायक थीं, लेकिन हमारे रुकने के दौरान बारिश शुरू हो गई थी। हम अपनी वैगन में वापस चले, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुश्किलों में फंस गए। सड़क नरम, चिपचिपी कीचड़ का ढेर बन गई थी और हमारी वैगन बहुत मुश्किल से चल रही थी। बारिश जोरों से हो रही थी और जल्द ही यह साफ हो गया कि हमें रात यहीं बितानी पड़ेगी। मिस्टर कोलमैन वैगन के एक तरफ पूरी लंबाई में लेटे थे और मिस्टर रिची दूसरी तरफ, और मैं, जो उस समय बहुत पतला था, जिसका वजन 100 पाउंड से ज़्यादा नहीं था, उन दो मोटे सज्जनों के बीच सैंडविच की तरह फंस गया था। हर थोड़ी देर में वैगन कुछ फीट आगे बढ़ती, सबसे अजीब तरीके से ऊपर नीचे होती और आखिरकार फंस जाती। इसी तरह हमने रात बिताई। वैगन के सामने एक सीट थी जिसके नीचे हमने अपने सिर रखे और हमारी हालत के बावजूद रात जोरदार हंसी मजाक में बीती। अगली रात तक हम सबसे बुरी हालत में एक छोटे से शहर में पहुंचने में कामयाब हो गए। हमने शहर के छोटे से लकड़ी के चर्च को जलते हुए देखा और घंटी बजने की आवाज़ सुनी। हम अभी अपने सराय में पहुंचे ही थे कि एक कमेटी आई और बताया कि वे हमारा इंतज़ार कर रहे थे और मंडली इकट्ठा हो गई थी। ऐसा लगता है कि एक जाने माने उपदेशक के आने की उम्मीद थी, जो निस्संदेह हमारी तरह ही देर हो गए थे। मुझे गैर हाजिर मंत्री समझ लिया गया और पूछा गया कि मैं कितनी जल्दी उनके साथ मीटिंग हाउस जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं अपने साथियों के साथ मजाक करने के लिए लगभग तैयार था। हम मज़े के मूड में थे, लेकिन मैंने पाया कि मैं थकान से इतना थका हुआ था कि ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं पहले कभी इतनी नज़दीक किसी उपदेश मंच पर नहीं पहुंचा था। मेरे निवेशों को अब मेरे व्यक्तिगत ध्यान की इतनी ज़रूरत पड़ने लगी थी कि मैंने रेलवे कंपनी की नौकरी छोड़ने और खुद को पूरी तरह से अपने मामलों में समर्पित करने का फैसला किया। इस फैसले से कुछ समय पहले राष्ट्रपति थॉमसन ने मुझे फिलाडेल्फिया बुलाया था, जिससे मुझे सम्मानित महसूस हुआ। वह मुझे मिस्टर मिस्टर लुईस के तहत अल्टूना में मुख्यालय के साथ सहायक जनरल सुपरिटेंडेंट के पद पर प्रमोट करना चाहते थे। मैंने मना कर दिया और उन्हें बताया कि मैंने रेलवे सेवा पूरी तरह से छोड़ने का फैसला कर लिया है, कि मैं दौलत कमाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और मुझे रेलवे कंपनी द्वारा दी जाने वाली किसी भी सैलरी पर ईमानदारी से ऐसा करने का कोई तरीका नज़र नहीं आता, और मैं इसे गलत तरीके से नहीं करूँगा। जब मैं रात को सोता था तो मैं सभी अदालतों में सबसे बड़ी अदालत, यानी अपने अंदर के जज से मंजूरी का फैसला पाने वाला था। मैंने यह बात राष्ट्रपति थॉमसन को अपने विदाई पत्र में दोहराई, जिन्होंने अपने जवाब में मुझे इस पर गर्मजोशी से बधाई दी। मैंने 28 मार्च 1865 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और रेलवे के लोगों से एक सोने की घड़ी मिली। इसे और मिस्टर थॉमसन के पत्र को मैं अपनी सबसे कीमती यादों में संभाल कर रखता हूँ। डिवीजन के लोगों को निम्नलिखित पत्र लिखा गया था। पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी, सुपरिटेंडेंट का कार्यालय, पिट्सबर्ग डिवीजन, पिट्सबर्ग, 28 मार्च 1865। पिट्सबर्ग डिवीजन के अधिकारियों और कर्मचारियों को, महोदय, मैं आपके साथ अपने संबंध को बिना बिछड़ने के गहरे दुख को व्यक्त किए खत्म नहीं होने दे सकता। 12 साल के सुखद मेलजोल ने उन लोगों के लिए व्यक्तिगत सम्मान की भावनाएं पैदा की हैं जिन्होंने कंपनी की सेवा में मेरे साथ इतनी ईमानदारी से काम किया है। आने वाला बदलाव दुखद है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि इसके परिणाम स्वरूप मैं भविष्य में अतीत की तरह आपके और विभिन्न विभागों के कई अन्य लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं रह पाऊंगा, जो व्यावसायिक मेलजोल के माध्यम से मेरे व्यक्तिगत मित्र बन गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ
कि हालाँकि हमारे बीच अब तक के आधिकारिक संबंध जल्द ही समाप्त हो जाएँगे, मैं उन लोगों के कल्याण में सबसे अधिक रुचि महसूस करने और दिखाने में कभी असफल नहीं होऊँगा, जो पिछले समय में पिट्सबर्ग डिवीज़न से जुड़े रहे हैं और जो मुझे विश्वास है आने वाले कई वर्षों तक पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी की सफलता में योगदान देंगे और इसकी सही हकदार समृद्ध में हिस्सा लेंगे। मेरे प्रति दिखाई गई निरंतर दयालुता के लिए, मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर समय किए गए आपके उत्साही प्रयासों के लिए और मेरे उत्तराधिकारी के लिए आपके हाथों से इसी तरह के समर्थन की कामना करते हुए मैं आप सभी को विदा कहता हूँ। बहुत सम्मानपूर्वक। हस्ताक्षर एंड्रयू कार्नेगी। उसके बाद मैंने कभी वेतन के लिए काम नहीं किया। एक आदमी को स्वाभाविक रूप से एक संकीर्ण क्षेत्र में काम करना पड़ता है जो दूसरों के इशारों पर चलता है। भले ही वह एक बड़ी निगम का अध्यक्ष बन जाए, वह शायद ही अपना मालिक होता है, जब तक कि उसके पास स्टॉक का नियंत्रण न हो। सबसे सक्षम अध्यक्ष भी निदेशक मंडलों और शेयर धारकों द्वारा बाधित होते हैं, जिन्हें व्यवसाय के बारे में बहुत कम पता होता है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में वे लोग हैं जिनके साथ मैंने पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी की सेवा में काम किया था। वर्ष 1867 में श्री फिप्स, श्री जे.डब्ल्यू. वेंडवोर्ट और मैंने यूरोप का दौरा किया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बड़े पैमाने पर यात्रा की और महाद्वीप का दौरा किया। वैंडी मेरा सबसे करीबी साथी बन गया था। हम दोनों बेयर टेलर की व्यूज ऑफ फूड पढ़कर प्रेरित हुए थे। यह तेल के उत्साह के दिन थे और शेयर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे। एक रविवार को घास में लेटे हुए मैंने वैंडी से कहा, अगर तुम $3000 कमा सकते हो तो क्या तुम मेरे साथ यूरोप की यात्रा पर खर्च करोगे? क्या बत्तख तैरेगी या आयरिशमैन आलू खाएगा? उसका जवाब था, कुछ $100 के इन्वेस्टमेंट से जल्द ही तेल के स्टॉक में अच्छी रकम बन गई जो वैंडी ने बचाए थे। ये हमारी यात्रा की शुरुआत थी। हमने अपने पार्टनर हैरी फिप्स से, जो उस समय तक काफ़ी पूंजीपति बन गए थे, पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। हमने यूरोप की ज़्यादातर राजधानियों का दौरा किया और जवानी के पूरे जोश में हर मीनार पर चढ़े, पहाड़ों की चोटियों पर सोए और अपना सामान अपनी पीठ पर बैग में लेकर चले। हमने अपनी यात्रा वेसुवियस पर ख़त्म की, जहां हमने तय किया कि किसी दिन हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे। यूरोप की यह यात्रा बहुत शिक्षाप्रद साबित हुई। इस समय तक मुझे पेंटिंग या मूर्तिकला के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जल्द ही मैं महान चित्रकारों की कृतियों को क्लासिफाई करने लगा। हो सकता है कि उस समय कोई महान कलाकृतियों को देखने से मिलने वाले फायदे को ठीक से न समझ पाए, लेकिन अमेरिका लौटने पर वह खुद को अनजाने में उन चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए पाएगा जो पहले सच में सुंदर लगती थी, और अपने सामने आने वाली रचनाओं को एक नए स्टैंडर्ड से जज करेगा। जो सच में महान है, उसने उस पर इतना गहरा असर डाला है कि जो झूठा या दिखावटी है, वह अब आकर्षक नहीं लगता। यूरोप की मेरी यात्रा ने मुझे संगीत के क्षेत्र में भी पहला शानदार अनुभव दिया। उस समय लंदन के क्रिस्टल पैलेस में हैंडल की जयंती मनाई जा रही थी और मैंने उस समय तक और न ही उसके बाद कभी संगीत की शक्ति और महिमा को इतने ऊंचे दर्जे पर महसूस किया था। मैंने क्रिस्टल पैलेस में जो सुना और बाद में महाद्वीप पर कैथेड्रल और ओपेरा में जो सुना, उससे निश्चित रूप से संगीत के प्रति मेरी समझ बढ़ी। रोम में पोप के गायक दल और क्रिसमस और ईस्टर पर चर्चों में होने वाले समारोहों ने मानो पूरी यात्रा को एक शानदार चरम पर पहुंचा दिया। यूरोप की ये यात्राएं व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी थीं। महान गणतंत्र की हलचल से बाहर निकलकर ही उसकी गति का सही अनुमान लगाया जा सकता है। मुझे लगा कि हमारे जैसा मैन्युफैक्चरिंग संस्थान अमेरिकी लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से शायद ही तेज़ी से विकास कर पाएगा, लेकिन विदेश में कुछ भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। अगर हम यूरोप की कुछ राजधानियों को छोड़ दें, तो महाद्वीप पर सब कुछ लगभग रुका हुआ लग रहा था, जबकि गणतंत्र अपने पूरे विस्तार में ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, जैसा कि कहानी की किताबों में चित्रित बाबेल के टॉवर पर रहा होगा। सैकड़ों लोग इधर-उधर भाग रहे थे, हर कोई अपने पड़ोसी से ज़्यादा सक्रिय था और सभी एक विशाल इमारत के निर्माण में लगे हुए थे। यह
चचेरे भाई डोड, श्री जॉर्ज लॉडर थे, जिनके कारण हमें अपने मिल संचालन में एक नए विकास का श्रेय मिला, जो अमेरिका में अपनी तरह का पहला था। वही थे जो हमारे श्री कोलमैन को इंग्लैंड के विघ्न ले गए और कोयला खदानों से निकलने वाले कचरे को धोने और कोक बनाने की प्रक्रिया समझाई। श्री कोलमैन लगातार हमें बता रहे थे कि हमारे खदानों में जो कचरा फेंका जा रहा था, उसे इस्तेमाल करना कितना शानदार होगा और जिसे निपटाने में वास्तव में खर्च आता था। हमारे चचेरे भाई डोड एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय में लॉर्ड केल्विन के तहत शिक्षा प्राप्त की थी, और चूंकि उन्होंने श्री कोलमैन द्वारा बताई गई सभी बातों की पुष्टि की, इसलिए दिसंबर 1871 में मैंने पेंसिल्वेनिया रेलमार्ग की लाइन के साथ कारखाने बनाने के लिए पूंजी लगाने का बीड़ा उठाया। लीडिंग कोयला कंपनियों के साथ उनके कचरे के लिए और रेलवे कंपनियों के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए गए, और मिस्टर लॉडर जो पिट्सबर्ग आए और सालों तक पूरे ऑपरेशन की देखरेख की, उन्होंने अमेरिका में पहली कोयला धुलाई मशीनरी का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। उन्होंने इसमें सफलता हासिल की। उन्होंने अपने हाथ में लिए गए किसी भी माइनिंग या मैकेनिकल ऑपरेशन में कभी फेल नहीं हुए, और उन्होंने जल्द ही काम की लागत वसूल कर ली। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बाद में मेरे पार्टनर हमारी जनरल फर्म में कोक वर्क्स को शामिल करना चाहते थे, और इस तरह न केवल इन्हें बल्कि लॉडर को भी हासिल करना चाहते थे। डोड ने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। ओवन को समय समय पर बढ़ाया गया, जब तक कि हमारे पास 500 ओवन नहीं हो गए, जो रोजाना लगभग 1500 टन कोयले की धुलाई करते थे। मैं मानता हूं कि मैं लैरिमर स्टेशन पर इन कोयले के ओवन के पास से गुजरते हुए कभी भी ऐसा महसूस किए बिना नहीं रह पाता कि अगर वह व्यक्ति जो जहाँ पहले एक घास उगती थी वहाँ 2 घास उगाता है, वो एक पब्लिक बेनिफैक्टर है और जाति पर एहसान करता है। तो जो लोग ऐसे मटेरियल से बेहतर कोक बनाते हैं, जिसे पिछले सभी सालों में बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, उनके पास खुद को बधाई देने का बहुत बड़ा कारण है। कुछ नहीं से कुछ बनाना बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे महाद्वीप पर ऐसा करने वाली हम पहली फर्म है। हमारे पास एक और कीमती पार्टनर था, जो मेरा दूसरा चचेरा भाई था, जो डनफर्मलाइन के कजिन मॉरिसन का बेटा था। एक दिन दुकानों से गुजरते हुए सुपरिटेंडेंट ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पता है कि मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ है जो एक असाधारण मैकेनिक साबित हो रहा है। मैंने नेगेटिव में जवाब दिया और पूछा कि क्या मैं रास्ते में उससे बात कर सकता हूँ। हम मिले। मैंने उसका नाम पूछा। मॉरिसन जवाब था, रॉबर्ट का बेटा, मेरा कजिन बॉब। तो तुम यहाँ कैसे आए? मुझे लगा कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। उसने कहा, तुम्हारे साथ कौन है? मेरी पत्नी, जवाब था। तुम पहले अपने रिश्तेदार से मिलने क्यों नहीं आए, जो तुम्हें यहाँ इंट्रोड्यूस करवा सकता था? ठीक है, मुझे नहीं लगा कि मुझे मदद की जरूरत है, अगर मुझे सिर्फ एक मौका मिले। वहां सच्चे मॉरिसन की बात थी, जिसे खुद पर निर्भर रहना सिखाया गया था, और ल्यूसिफर की तरह आजाद। कुछ ही समय बाद मुझे ड्यूक्वेन में हमारे नए खरीदे गए कारखानों के सुपरिटेंडेंसी में उनके प्रमोशन के बारे में पता चला, और उस पद से वह लगातार ऊपर बढ़ते गए। आज वे एक सफल लेकिन फिर भी समझदार करोड़पति हैं। हम सभी टॉम मॉरिसन पर गर्व करते हैं। कल उनसे मिला एक नोट श्रीमती कार्नेगी, और मुझे कार्नेगी इंस्टीट्यूट के सालाना समारोह में कुछ दिनों की हमारी आने वाली यात्रा के दौरान उनके मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करता है। मैं हमेशा सलाह देता था कि हमारे लोहे के कारखानों का विस्तार किया जाना चाहिए, और लोहे और स्टील के निर्माण के संबंध में नए विकास किए जाने चाहिए, जिसे मैंने देखा कि वह अभी अपनी शुरुआती अवस्था में था। विदेशी आयात पर टैरिफ के संबंध में अमेरिका की कार्रवाई से इसके भविष्य के विकास की सभी आशंकाएं दूर हो गईं। मेरे मन में यह साफ था कि गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिकी लोगों ने अपने आप में एक राष्ट्र बनाने का पक्का इरादा कर लिया था, जो अपनी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी चीजों में यूरोप से स्वतंत्र हो। अमेरिका को हर तरह का स्टील और ज़रूरत का ज़्यादातर लोहा आयात करना पड़ता था, जिसमें ब्रिटेन मुख्य विक्रेता था। लोगों ने घरेलू आपूर्ति की मांग की, और कांग्रेस ने निर्माताओं को स्टील रेल पर 28% एड वैलोरम का टैरिफ दिया। तब टैरिफ लगभग $28 प्रति टन के बराबर था। रेल लगभग $100 प्रति टन बिक रही थी, और अन्य दरें उसी अनुपात में थीं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में विनिर्माण के विकास में संरक्षण ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। गृह युद्ध से पहले यह एक पार्टी का सवाल था। दक्षिण मुक्त व्यापार के पक्ष में था और टैरिफ को केवल उत्तर के लिए फायदेमंद मानता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉन्फ़ेडरेसी के प्रति दिखाई गई सहानुभूति, जिसका नतीजा अलबामा और अन्य प्राइवेटियर का अमेरिकी वाणिज्य पर हमला करने के लिए भाग जाना था, ने उस सरकार के खिलाफ दुश्मनी पैदा कर दी। इसके बावजूद कि उसके आम लोगों का बहुमत संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में था, टैरिफ अब पार्टी का सवाल नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय नीति बन गई, जिसे दोनों पार्टियों ने मंजूरी दी। महत्वपूर्ण संसाधनों का विकास करना एक देशभक्ति का कर्तव्य बन गया था। कांग्रेस में 90 से कम उत्तरी डेमोक्रेट, जिसमें हाउस के स्पीकर भी शामिल थे, इस बात पर सहमत थे। पूंजी ने अब विनिर्माण में निवेश करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि राष्ट्र जब तक जरूरी होगा, उसकी रक्षा करेगा। युद्ध के कई साल बाद टैरिफ कम करने की मांगें उठीं और मुझे भी इस विवाद में घसीटा गया। अक्सर यह आरोप लगाया जाता था कि मैन्युफैक्चरर्स द्वारा कांग्रेसियों को रिश्वत देना आम बात थी। जहां तक मुझे पता है, इसका कोई आधार नहीं था। निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरर्स ने आयरन एंड स्टील एसोसिएशन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी रकम से ज़्यादा कोई रकम नहीं जुटाई, जो हर साल कुछ हजार डॉलर का मामला था। हालांकि जब मुद्दा प्रोटेक्शन बनाम फ्री ट्रेड का होता था, तो वे अभियान के लिए खुलकर चंदा देते थे। स्टील पर ड्यूटी धीरे धीरे कम की गई, मेरे पूरे समर्थन से, जब तक कि रेल पर $28 की ड्यूटी घटकर सिर्फ एक चौथाई या $7 प्रति टन नहीं हो गई। आज 1911 ड्यूटी सिर्फ उसकी आधी है, और वह भी अगले संशोधन में खत्म हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति क्लीवलैंड का एक ज्यादा सख्त नया टैरिफ पास करने का प्रयास दिलचस्प था। इसने कई जगहों पर बहुत ज्यादा कटौती की और इसके पास होने से एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होता। मुझे वॉशिंगटन बुलाया गया और मैंने विल्सन बिल को बदलने और, जैसा कि मुझे लगता है, बेहतर बनाने की कोशिश की। सीनेटर गोरमैन, सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता, न्यूयॉर्क के गवर्नर फ्लावर और कई सबसे काबिल डेमोक्रेट मेरी तरह ही संयम में अच्छे प्रोटेक्शनिस्ट थे। इनमें से कई विल्सन बिल का विरोध करने के लिए तैयार थे, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से सख्त था और निश्चित रूप से हमारे कुछ घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाता। सीनेटर गोरमैन ने मुझसे कहा कि वह मेरी तरह ही किसी भी घरेलू उत्पादक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और उन्हें लगता था कि उनके सहयोगियों को मुझ पर भरोसा है और वे लोहे और स्टील की दरों के बारे में मेरे मार्गदर्शन का पालन करेंगे, बशर्ते कि बड़ी कटौती की जाए। और रिपब्लिकन सीनेटर उस तरह के बिल के लिए एकजुट होकर खड़े हों। मुझे उनके शब्द याद हैं, मैं राष्ट्रपति से लड़ने और उन्हें हराने का जोखिम उठा सकता हूं, लेकिन मैं उनसे लड़ने और हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। गवर्नर फ्लावर भी इन विचारों से सहमत थे। हमारी पार्टी को मेरे प्रस्तावित बड़ी कटौतियों पर सहमत कराने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। विल्सन गोरमैन टैरिफ बिल पास हो गया। बाद में सीनेटर गोरमैन से मिलने पर उन्होंने समझाया कि उन्हें कई दक्षिणी सीनेटरों को सुरक्षित करने के लिए कॉटन टाई पर समझौता करना पड़ा। कॉटन टाई को फ्री करना पड़ा, तो टैरिफ कानून ऐसे ही चलता है। मैं मैन्युफैक्चरिंग में इतना प्रमुख नहीं था कि युद्ध के तुरंत बाद टैरिफ स्थापित करने में हिस्सा ले सकूं। इसलिए ऐसा हुआ कि मेरा हिस्सा हमेशा ड्यूटी कम करने के पक्ष में रहा है, चरमपंथियों का विरोध करते हुए। वे अनुचित प्रोटेक्शनिस्ट जो मानते हैं कि ड्यूटी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा और किसी भी कटौती के खिलाफ बोलते हैं, और दूसरे चरमपंथी जो सभी ड्यूटी की निंदा करते हैं और बिना किसी रोक टोक के मुक्त व्यापार अपनाना चाहते हैं। अब हम 1907 स्टील और लोहे पर सभी ड्यूटी खत्म कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, जबकि ये ड्यूटी शुरुआत में बहुत ज़रूरी थी। यूरोप में ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए अगर यहाँ कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वहाँ से सिर्फ थोड़ी मात्रा ही मंगाई जा सकती है, और ऐसे यूरोप में कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी, जिससे हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। फ्री ट्रेड सिर्फ अब कुछ समय के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा कीमतों को रोकने में मदद करेगा, जब डिमांड
बहुत ज़्यादा होगी घरेलू लोहा और स्टील बनाने वालों को। फ्री। ट्रेड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।